आज का सेशन शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 64 पे जीवन विद्या एक परिचय जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आत्मा और बुद्धि तक हमने पढ़ के इस पे डिस्कशन कर लिया था पिछली बार। यहाँ से पढ़ के अगला एक पेज जो आप में से कोई पढ़ ले उस पर चर्चा करके फिर हम जो है वो स्लाइड्स देखेंगे थोड़ी सी, कि इस सारे को और एक अलग डायग्राम्स के रूप में और सूत्रों के रूप में और एक्सप्लेनेशन के रूप में कैसे एक फ्लो में देख सकते हैं। जैसा मेरे को समझ में आया उसको मैंने कंपाइल किया, वो भी आपके साथ में शेयर कर लेंगे। तो कौन पढ़ेंगे इसको? भैया मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़े। ये जो तीसरा है, हाँ तीसरे से जी पढ़ना है ना। हाँ जी हाँ जी। चित्त द्वितीय परिवेश में चिंतन और चित्रण दो क्रियाएं होती हैं, और वृत्ति में तृतीय परिवेश में तुलन और विश्लेषण दो क्रियाएं होती हैं। मन चतुर्थ परिवेश में चयन और आस्वादन दो क्रियाएं होती हैं। यही जीवन संपूर्णता में 10 क्रियाएं हैं। अभी तक मानव 4.5 क्रियाओं में प्रमाणित हुआ है। तुलन में प्रिय हित लाभ है। प्रिय हित लाभ के आधार पर संवेदनशीलता पर आधारित कार्य करना बन गया। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक शरीर मूलक होता है, जबकि इंद्रियों को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। शरीर को जीवन मान लेना ही मूल भ्रम है। शरीर को जीवन मान लेने पर शरीर के अनुसार चलना होता है। यही मान्यता का आधार है। जानना कुछ होता नहीं। होना क्या चाहिए? जीवन को जीवन माना जाए और शरीर को शरीर। जीवन का और शरीर का प्रयोजनों के आधार पर मूल्यांकन होना सहज है। यदि ऐसा होता है, मानव चेतना पूर्वक जीना बनता है, व्यवस्था में जीना बनता है। इनका मूल्यांकन नहीं हुआ तो अव्यवस्था होगा ही। व्यवस्था में जीने के लिए आवश्यक है कि जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर तथा शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर हो। शरीर की उपयोगिता जीवन अपनी जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए है। मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया है। मानव शरीर बनने के बाद जब शिशु मिलता है तब वह जीवंत ही रहता है। जीवंत शिशु मिलने के बाद हम यह मान लेते हैं कि यह शरीर ही जीवन है। थोड़े दिन बाद वह शिशु भी यही मान लेता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने की बात नहीं है, और इस फंसाव से निकलने के लिए अभिभावक को समझदार होना ही होगा। भैया आगे भी पढ़ना है या कंटिन्यू कर लें, जरा सा कंटिन्यू कर। शिशु का शरीर गर्भ में बनता है और उसे कोई न कोई जीवन चलाता है। जीवन प्रकृति में है ही। शरीर को जीवन चौथे पांचवें महीने में चलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार शरीर और जीवन का संयोजन गर्भाशय में ही हो जाता है। जीवन शरीर नहीं है। यह पहचानने की बात इस प्रकार है। शरीर के किसी भी अंग अवयव में न्याय की, धर्म की, सत्य की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं है, किंतु हम हर मानव से न्याय की, व्यवस्था की, सत्य की अपेक्षा प्रतीक्षा करते ही हैं। इन अपेक्षाओं का पूरा होना ही जीवन की 10 क्रियाओं को प्रमाणित करना है। शरीर को जीवंत रहने के लिए शरीर में जीवन होना जरूरी है। जीवन अपने से, सदा से, शिशु काल से मन की 2 क्रियाओं चयन और आस्वादन को शुरू करता है। विश्लेषण और तुलन में विश्लेषण तो करता ही है। तुलन में केवल प्रिय हित लाभ के आधार पर ही करता है। चित्त की एक क्रिया चित्रण को हम करते ही हैं। चित्रण क्रिया के कारण मानव अपना सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की समस्त वस्तुओं को चित्रित कर लिया है और उसको प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने के बाद भी हम व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। आदर्शवाद, शुभ कल्पना अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। यहाँ रुक जाते हैं दीदी, यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, अब जो है ना एक आगे जो है वो मतलब एक डिस्क्रिप्शन लंबा सा शुरू हो गया है।
तो उसको हम नेक्स्ट फ्लो में करेंगे। थैंक यू गरिमा जी। तो अभी जो है क्या कह रहे हैं, ये आत्मा और बुद्धि जो है मध्यांश और प्रथम परिवेश तक की बात हो गई थी। अब यहाँ पर सिर्फ इतना आदरणीय नागराज जी ने शिविर में बोला कि चित्त जो है वो द्वितीय परिवेश, यानी सेंटर से जब शुरू हो रहे हैं तो सेकंड ऑर्बिट जो है उसमें चिंतन और चित्रण ये वाली दो क्रियाएं होती हैं। ये हमने पढ़ाई है, पहले भी शिविर में सुना भी है। और वृत्ति जो है तृतीय परिवेश है, उसमें तुलन और विश्लेषण ये वाली दो क्रियाएं होती हैं। और फिर मन जो है ये चतुर्थ परिवेश है, फोर्थ ऑर्बिट, इसमें चयन और आस्वादन ये क्रियाएं होती हैं। तो ये जो है जीवन संपूर्णता में 10 क्रियाएं हैं, है ना। ये 5 अंग बोले, इन 5 अंग में हर एक अंग में जीवन के अंग हैं, ये है ना, जीवन के पार्ट्स हैं। तो हर पार्ट में 2-2 क्रियाएं होके टोटल 10 क्रियाएं। अब जो है ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो बार बार मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी ने पहले जब ये बोला कि शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव है, फिर ये बोला कि अभी तक मानव जो है वो भ्रमित अवस्था में 4.5 क्रियाओं में प्रमाणित, मतलब ये 4.5 क्रियाएं होती हैं, ये जो है हमें बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर होता है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं रहती है। हम अपने में भी देखते हैं, औरों को भी देखते हैं, तो देख के ये पता चलता है कि हाँ, इन 4.5 क्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये 4.5 क्रिया में बता रहे हैं। फिर तुलन में प्रिय हित लाभ है ना। प्रिय हित लाभ के आधार पर संवेदनशीलता पर आधारित कार्य करना बन गया। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक शरीर मूलक होता है। तो प्रिय हित लाभ के आधार पर जब जी रहे हैं तो मोस्टली जो है वो क्या जीना हो रहा है, ये इंद्रिय मूलक शरीर मूलक जीना हो रहा है, संवेदनशीलता के आधार पर। और जबकि इंद्रियों को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है, तो संवेदनशीलता में भी इंद्रियां जब काम कर रही हैं तो इंद्रियों का काम करना जो है मूल में शरीर के साथ में जीवन बना हुआ है, इसलिए इंद्रियां भी सक्रिय हैं। अगर वो जीवन नहीं रहता शरीर में, तो जब मृतक हो जाते तो इंद्रियां भी सक्रिय नहीं रहती। तो इंद्रियों को भी जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। तो शरीर को जीवन मान लेना ही मूल भ्रम है। ये जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी एक लाइन में ना, इसको मध्यस्थ दर्शन में वाङ्मय के रूप में बाबा जी ने दूसरे शब्दों में भी थोड़ा सा लिखा है कि मानव का सबसे बड़ा भ्रम क्या है, स्वयं को केवल शरीर मानकर जीना। और मैं पूरी की पूरी हम अपनी सारी पढ़ाई लिखाई का जब मैं निचोड़ निकालता हूँ, जब मैं अपने को रिफ्लेक्ट करता हूँ, अपनी शरीर यात्रा को, हम सब स्कूल कॉलेज गए, मैं पर्सनली भी मतलब इंजीनियरिंग किया, आप सब ने भी अपने अपने प्रोफेशंस ने कुछ पढ़ाई वगैरह जैसे भी की। मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे ये पता चल, मुझे ये ध्यान जाता है कि हमारी पूरी पढ़ाई में मैं शरीर के अलावा कुछ हूं, ये वाला पार्ट ना एड्रेस नहीं हो रहा। हम सब ने पढ़ी है, स्कूल में भी बायोलॉजी पढ़ी है, फिर हायर एजुकेशन में भी जो जो भी कुछ पढ़ाया गया हमको, उस सब में मैं शरीर के अलावा कुछ हूं, ये वाली चीज हमारी पकड़ में नहीं आई है ना। एक बायोलॉजी में भी जो मेन चीज पढ़ाते हैं, मेडिकल साइंस में भी जो मेन चीज पढ़ाते हैं, वो ये है कि शरीर है और ब्रेन शरीर को चला रहा है। लेकिन अब हम सब जो है ये मध्यस्थ दर्शन पढ़ रहे हैं और हमें ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक भी लग रहा है। यहाँ पर बात क्या कह रही है कि जीवन शरीर को चलाता है ब्रेन के माध्यम से। ठीक है, तो ये जीवन नाम की एक रियलिटी है, ये हमारी पूरी पढ़ाई में, पूरी व्यवस्थाओं में, परिवारों में एड्रेस नहीं हो रहा है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि भैया स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया था तो कोई बात नहीं, हम घर में थे, घर में हमसे बड़े थे, वो ये वाली चीज हमारी स्पष्टता कर देते। तो फिर पता चलता है कि भैया आप सब भी अपने में रिफ्लेक्ट करके देखो कि बुजुर्ग लोग भी जो है, बड़े लोग भी जो है, वो भी इन स्पष्टताओं के साथ में है या नहीं है, इसके ऊपर सोचा जाए। कम से कम मैं अपने परिवार में तो ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे तक वो स्पष्टता नहीं पहुंची, ना स्कूल कॉलेज से पहुंची, ना अपने घर के बड़ों से, कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। तो
यहाँ पर फिर जो एकदम से मेरे को ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी का एहसास होता है कि ये जो है, जब अब हम अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जिंदगी के लिए, अपने बच्चों को या अपने और छोटे भाई बहन हैं जो भी समझना चाहते हैं, तो ये हमारे को, मेरे को ऐसा लगता है कि मानव केवल शरीर नहीं है, ये अपने डिजाइन के रूप में, अपनी संरचना के रूप में, हर बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब तक उसकी शिक्षा पूरी हो रही है, तब तक ये क्लियरिटी जो है ना, ये बन जानी बड़ी जरूरी है। इसकी एब्सेंस में ही सारा भ्रम। अगर अपने को केवल शरीर मानकर जीते हैं, तो फिर शरीर के माध्यम से ही सुखी होने की कोशिश करते हैं, और सारा काम भी जो करते हैं वो भी शरीर को ही केंद्र में रख करके करते हैं। फिर हमारे सारे चित्रण भी जो हैं वो भी शरीर मूलक ही बनते हैं। ये मैंने कुछ ऐसा सोच करके, जैसे जैसे मेरा ध्यान गया, कलेक्शन किया, जब हम स्लाइड्स पे देखेंगे तो शायद वहां पर भी और स्पष्टता के साथ में हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। भैया इसको मतलब डेली बेसिस पे कैसे मतलब एक्सेप्ट किया जाए कि शरीर जीवन नहीं है, क्योंकि हमारा पूरे दिन जो कार्यक्रम रहता है उसमें मेन रूप से शरीर की प्रधानता, मतलब एटलीस्ट मेरे में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा अच्छा किया कि आप इस चीज को ना ऐसे करके शेयर करके रखते हैं कि हम ना प्रधानता के रूप में शरीर को ही मान करके चलते हैं। आप गरिमा जी बोल रहे थे ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना, देखिए, मैं जैसे बार बार आप सबको भी एनकरेज करता हूँ कि सुबह से शाम तक जो घटनाएं हो रही हैं अपनी जिंदगी में, जो अपने जो ह्यूमन इंटरेक्शंस है उसमें भी जब हम देखें, तो इसको ना बार बार ये एक्सप्लोर करके देखा जाए कि मैं मुझ हम सबको अच्छा या बुरा लगता है, सुबह से शाम तक देखते हैं तो हमारे साथ में दर्जनों सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हाँ, ये मेरे को ठीक लग रहा है, और फिर साथ में काफी सारी ऐसी भी होती हैं जो हम ऐसा कह पाते हैं, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। ऐसा ऐसा सबके साथ में होता है। गरिमा जी, आपके साथ भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी भैया। अब ना मैंने जब शुरू शुरू के दिनों में इसके ऊपर एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मेरा जो है वो मतलब ध्यान ऐसा गया कि जब भी मेरे को अच्छा लगता है या मेरे को बुरा लगता है, तो ये देखा जाए कि इस समय शरीर के माध्यम से मेरे को अच्छा या बुरा लग रहा है, या शरीर बाईपास हो गया है फिर भी मेरे को अच्छा या बुरा लगता है। ठीक है। तो जैसे कि मेरे को कोई चोट लगी, ठीक है, या किसी ने जी। मेरे को धक्का दिया और मैं गिर गया, तो हमें अच्छा लगा या बुरा लगा? हम्म, कि क्या लगा? मतलब बुरा तो बुरा लगा, लगेगा। ऐसा कह सकते हैं। ये हाँ, बुरा लगा क्योंकि शरीर को बुरा लगा, है ना? जी। मैं गिरा और मेरे को चोट लगी तो शरीर को बुरा लगा, तो हम कह सकते हैं मेरे को बुरा लगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे पे ताना मार दे, हम्म, है ना, ठीक बिल्कुल। शब्द हमारे सामने हमारे बारे में प्रयोग नहीं करता, ऐसा ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। कभी कोई स्ट्रेंजर्स नहीं होते, कई बार घरों में भी, इंटरेक्शंस में भी, मम्मी ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, किसी और ने भी कुछ बोल दिया, और आदमी को बुरा लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ जी हाँ जी। जोर से बोलो। हाँ जी भैया, होता है। होता है। ठीक है। हम्म, उस टाइम पे शरीर को क्या हुआ होता है? उस टाइम पे ऐसे जैसे मतलब खुद खुद के लिए जो इमेज बना रखी है उस पे ठेस पहुंचती है, ठेस मतलब पहुंच खुद गया, के लिए ठीक। ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे तो सोचते हाँ, हैं तो कि मैं अब तो जो है ना, बहुत अब ऐसा हूँ। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ अपने तरीके से कि मेरे को चोट लगी और मेरे को बुरा लगा। एक तो ये वाला बुरा लगना होता है, और हम्म, एक किसी ने मेरे साथ में ठीक शब्द नहीं प्रयोग किए, मुझे तब भी बुरा लगा। हम्म, इन दोनों बुरा लगने में क्या अंतर है? तो जब शरीर को चोट लगी, तो शरीर हर्ट हुआ, है ना, हम्म, तो मुझे बुरा लगा। इतना तो समझ में आता है जब हम शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। लेकिन कभी कभी शरीर को कोई चोट नहीं लगी, हम आराम से सोफे पे ही बैठे हैं, एसी भी चल रहा है, खाना पीना भी हम्म, ठीक चल रहा है, किसी का हम्म, व्यवहार ठीक नहीं है, और तब भी मुझे बुरा लगा। हम्म, ठीक है। तो
ये जितना मेरे को शुरू से जो ना शुरू के दिनों से ऐसा देखना शुरू किया और ये अभ्यास अभी तक भी चल रहा है कि हम हर घटना के बाद में जब भी को लगता है कि अच्छा लगा या बुरा लगा, ये रिव्यू करके देखें कि ये शरीर को अच्छा लगा था इसलिए मुझे अच्छा लगा, ये शरीर तो जैसा था वैसा ही बना रहा फिर भी मुझे अच्छा या बुरा लगता रहता है। तो जितना इस तरफ हम अभ्यास करते हैं, मतलब कम से कम मैंने ऐसा किया, ठीक है, तो मेरे को इससे काफी मदद मिली। तो हम ना मैं शरीर से अलग हूं ये अपने में ज्यादा स्पष्ट हो। जी, जी, है ना, शरीर अच्छी स्थिति में है फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, मतलब मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल शरीर होता तो शरीर को अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लगता। ठीक। तो ये जो है ना यहाँ पर आकर के जो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हम किसी भी डाउट में ना रहें, समय के साथ साथ इसमें हमारी स्थिरता जो है ना वो बनी रहे और हम जिस क्लैरिटी के साथ में हम एक अपने में क्लैरिटी लाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं समझने में, इसी तरह से जब अगली पीढ़ी बड़ी हो रही हो तो बड़े लोगों ने अपने में फील किया होगा कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं फील किया है, बेटा मैं तुम्हें भी समझा सकता हूं। तो भैया जी ये जब जैसे चोट लगती है हाँ जी, तब जैसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जीवन का होम है बॉडी, तो दर्द बहुत होता है, हाँ तो जी। उस चीज को मतलब उस चीज को कैसे अलग करें कि ये मतलब मेरे को दर्द हो रहा है, शरीर को दर्द हो रहा है, मतलब फील तो अल्टीमेटली जीवन ही कर रहा है। हाँ, हाँ, अल्टी शरीर के माध्यम से बुरा या अच्छा लगता है तब भी जीवन को ही अच्छा या बुरा लगता है, ठीक है? और शरीर को अच्छा या बुरा की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जीवन को अच्छा या बुरा लगता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, जैसे कि इसको और भी एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छा लगता है, जैसे कि हमको कोई पिन चुभा, ऑल पिन चुभा तो हमें बुरा लगा, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो जीवन फिर कोशिश करता है कि ऑल पिन ना चुभे मेरे को, क्योंकि ऑल नाचो पिन बेबी, चुभता है ना, कोई सुई चुभ करेक्ट। गई तो बुरा। हाँ जी। लेकिन अब कहीं पे गिर गए और चोट लग गई और खून निकला, घाव हो गया और फिर डॉक्टर कहता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हम्म, अब वो भी ऑल पिन चुभने जैसी ही तकलीफ होती हम्म, है ना? अब जीवन डिसाइड कर लेता है कि शरीर के अब ये वाला ऑल पिन मेरे को जो है ना, जो इंजेक्शन के रूप में जो सुई है, ये मुझे चुभवानी है। हाँ जी। वो है ना? एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आई थिंक। हाँ, तो प्रोटेक्ट कर, एग्जैक्टली। तो शरीर को बुरा लग रहा है फिर भी जीवन कहता है कि अभी बुरा लग रहा है तो लगने दो, लेकिन ये मेरे हमारे लिए अच्छा है, निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। ठीक है? तो निर्णय जो है ना ये जीवन ही ले रहा है, मतलब ये ठीक इस है चीज भैया। को देखा जाए, मतलब काफी बार इवन ये खाने पीने की चीजों के मामले में भी ना कई कई लोगों को जैसे हम देखते हैं कि कई मतलब ऐसा खाने पीने में अनियंत्रित हो जाते हैं, किसी को मतलब वो खाने पीने में ऐसा ऐसा रह जाता है कि ओबेसिटी की तरफ चला जाता है, मोटापे की तरफ चला जाता है, कई लोगों को ड्रिंक वगैरह करने की ज्यादा आदत होती है और वो अपने शरीर का उसमें नुकसान कर लेते हैं, नियंत्रित नहीं रहते हैं। तो शरीर का नुकसान हो रहा है फिर भी आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मन को अच्छा लग रहा ओके। जी। है ना? तो तो भ्रमित अवस्था में शरीर जो है वो इवेंचुअली मतलब हम देख ये पाए कि लग मन को ही अच्छा रहा है, लंबे समय के बाद में क्या होगा, मन जो है ना भ्रमित अवस्था में मैक्सिमम जो है वो क्षणिक रूप में जीता है, उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता है, मोमेंटरी लेवल के ऊपर जो है ना क्षणिक रूप के ऊपर उस पे उसका जीना जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है भैया। तो ये शरीर मूलक विधि से ही जी रहे हैं, ये देख पाए। इसका मेन जो है ना, मतलब मेरे को लगता है कि वापस इस लाइन पे आए
कि मेन अभ्यास क्या करना है कि मैं शरीर के अलावा कुछ हूं, मैं रोजमर्रा की घटनाओं से इसको अपने में वेरीफाई करता रहूं, अपनी स्पष्टता इसमें बढ़ाता रहूं। ये मेन करने वाला काम है। जो भी मैं कर रहा हूं वो शरीर को केंद्र में रख के कर रहा हूं, शरीर मेरे से करवा रहा है या मैं कर रहा हूं, ये धीरे धीरे करके ना ये जो है मतलब इस पे कहीं पे शुरू किया जाए, इसके ऊपर सुबह से शाम तक होने वाली हर घटना के बारे में किया। तो ये जो है ये स्पष्टता बनानी बड़ी जरूरी है, और नहीं बन रही हो तो इन प्रश्नों को बार बार पूछा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कलेक्टिवली जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। मतलब आई विल एक्चुअली एनकरेज के बाकी साथी भी जो हैं, ये गरिमा जी का जो प्रश्न आ रहा है इसको आप लोग भी कैसे देखते हैं, प्लीज शेयर करें। एक्सपीरियंसेस तो सबके चल रहे हैं, शोध सबका चल रहा है, आप में से भी कोई इन प्रश्नों को हैंडल अपने में किया हो तो कैसे किया है और कैसे ध्यान गया है, दैट विल बी वेरी गुड, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहें। ये एक एग्जांपल है। हाँ कि बताएं। जैसे शरीर में चोट लग जाती है हाँ जी। तो वो दर्द होता है, तो वो जीवन को ही हो रहा है। लेकिन इसी एरिया पे अगर हम वो बेहोशी वाली या एनेस्थीसिया कर दें तो वो सिग्नल आने बंद हो जाते हैं हमें। हाँ जी। जीवन को हाँ वो दर्द नहीं रहता है फिर। दर्द नहीं रहता। तो ठीक है। इसी से पता चल जाता है कि जीवन अलग और शरीर अलग है। बिल्कुल ठीक है, जैसे डॉक्टर भी एनेस्थीसिया वगैरह भी देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो जैसे हम स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, उसमें वो चोट लग जाती है किसी को तो वो फटाफट वो प्रेशर डाल देते हैं, तो उससे उनको जीवन को वो सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं, मतलब तो बिल्कुल। उनको दर्द नहीं होता है, तो वो फिर कंटिन्यू करते खेलना। ठीक है, गुड। और भी बताएं कोई, और किसी का कैसे कैसे ध्यान गया है, कैसे कैसे स्पष्टता बन रही है अपनी इन चीजों पर। भैया एक बात। हाँ जी गरिमा जी, पहले आप बताएं फिर शैलेंद्र भाई हाँ, से सुनेंगे। जैसे अभी जैसे इन भैया जी ने शेयर किया कि जीवन को सिग्नल आना बंद हो जाता है जब एनेस्थीसिया देते हैं। तो जैसे अगर इस तरह से देखें कि जीवन तो मतलब जैसे पुंजाकार में है और पूरे शरीर को शरीर के साथ अपना तादात्म्य बनाए हुए है। तो जिस हिस्से को एनेस्थीसिया दिया है, क्या उसको वो अपना मानना छोड़ देता है? दीदी वो जैसे हमने इसमें पढ़ा था जीवन क्रिया में पहले कि जो मन है, जो जीवन का जो बाहरी वृत्त है, जो लास्ट वृत्त है, मन जो है मस्तिष्क से जुड़ा रहता है और ब्रेन से ही सिग्नल लेता है और देता है। कोई भी सिग्नल अगर ब्रेन तक हम जाने से रोक लेते हैं तो फिर आगे भी नहीं जाता है, वो मन तक भी नहीं जाता। ठीक है भैया। तो मेरे ख्याल से एनेस्थीसिया से ही काम करता है। शैलेंद्र भाई भी कुछ कह रहे थे। भैया मैं इतना ही कर रहा था कि आपने जो एक सेंटेंस बोला, शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं, तब ये सब समस्याएं रहती हैं। और ये मेरे समझ, अगर इसे यहाँ से जब अभ्यास से किसी नॉलेज से अध्ययन से कैसे भी जब यहाँ से बाहर आ पाते हैं, जितना बाहर आ पाएंगे उतना उतना रिलैक्स रहेगा, चीजें वो पकड़ पाएंगे। ये शरीर मूलक अभी पूरा जीवन है, पूरा सब कुछ चारों तरफ शरीर मूलक ही शरीर मूलक है, मतलब केवल यहाँ से जितनी जितनी क्लैरिटी बन रही है, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, तो मतलब शरीर के लिए नहीं सुन रहे हैं इस बात को। तो ये एक मेरे समझ आई बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको मतलब हम ऐसे ही देखें कि हम जैसे ना ये सेशंस में भी बैठते हैं, तो इन सेशंस में बैठने से हमारे शरीर को क्या तृप्ति मिलती है ना?
लोग हाँ, कहीं पे मतलब शरीर पार्टी, लेवल पे तो हम कुछ है कर ना, ही नहीं रहे ना, शरीर लेवल कुछ चाहिए नहीं। है ना, मतलब तो अगर तो लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए हम 20 लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, राइट। तो वो अपने में क्या अच्छा लग रहा है ये देख पाए कि इस समय हमारे को शरीर को कोई एक्स्ट्रा तृप्ति मिली हो, ऐसा नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसा आप कह सकते हैं कि शरीर को थोड़ा कष्ट ही हुआ, अगर संडे वाला दिन था, काफी सारे लोग चाहते तो 1 घंटा और आराम कर सकते थे, लेट सकते थे, बैठे जैसे भी हैं, लेकिन लेकिन मतलब अभी हमने सबने डिसाइड किया कि नहीं, हमको इस सेशन में बैठना है ना। तो शरीर को क्या मिला? शुद्ध रूप से कहें तो शरीर को कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ तो मिल रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे, है ना। तो ये जो है, ये जीवन को ही तृप्ति मिल रही है, या तृप्ति मिलने की संभावना है। समझ में आएगा, जब पूरा समझ में आएगा, जितना जितना समझ में आ रहा है, क्लैरिटी बन रही है, वो क्लैरिटी बनने से अच्छा लगता है, ये हम अपने में देख पाए, है ना। ये इससे रिलेट कर पा रहे हैं गरिमा जी अपने आप को ना, हाँ और जी, हाँ बाकी जी सब भैया। साथी भी, हाँ जी। है ना। तो हम इस सेशन में बैठे हैं, ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि मानव का जीना शरीर मूलक नहीं है। कई हाँ जी बारी भैया। मैं बैठा रहता हूँ और नाश्ता बन जाता है, और फिर कहता हूँ चलो रख लो, मैं 15 मिनट, अब वैसे अच्छा लगता है कि गर्म खाना मिले, है ना। तो अगर गर्म खाना, अगर शरीर मूलक विधि से ही जीना होता तो खाना प्रधान होता, ठीक है। लेकिन मैं क्लियरली देख पाता हूँ कि मानव का जीना जो है वो जीवन प्रधान है, तो खाना कोई नहीं, मतलब गर्म तो मिल ही जाता है मोस्टली। अभी अभी 15 मिनट बाद खा लेंगे, ब्रेकफास्ट आधे घंटे बाद खा लेंगे, है ना, कैसरोल में पड़ा रहेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो तो शरीर को इग्नोर भी करके मानव को तृप्ति मिलती है, ये रोजमर्रा की घटनाओं में हम देख पाए। हाँ जी भैया। तो मैं केवल शरीर नहीं हूं, इसको मैं स्पष्टता से देख पाऊं, और जितनी स्पष्टता से देखूंगा उतनी स्पष्टता से ही फिर हम अगली पीढ़ी को बता पाएंगे कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, है ना। तो शरीर को जीवन मान लेना ही मूल क्रम है, ये जो बात है यहाँ से। भैया एक मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ जी, पूछ लूं क्या? हाँ हाँ, बताओ बताओ। जैसे जैसे मतलब जो अभी जैसे लक्ष्य स्थिर नहीं हो रहा, हम्म राइट? तो बार बार शरीर मूलक विधि की तरफ ही मतलब जो भी टेम्परेरी चीजों में या जो क्षणिक आस्वादन होता है उसकी तरफ वो चला जाता है। तो अ, मतलब लक्ष्य जो है, एम स्थिर नहीं हो रहा, तो किस तरह से मतलब चीजों को सोल्व की जाए? लाइक जीवन का ही लक्ष्य मतलब मेरा तो स्थिर नहीं हो रहा है एटलीस्ट। कोई बात नहीं कि इसमें अपने साथ में ज्यादा भी कठोर ना हुआ जाए, है ना। लगे रहो, मतलब मेरे को काफी बारी ऐसा लगता है कि मतलब कहीं पे रुकावट सी भी आ रही है, ऐसा लगता है कि भैया कुछ टाइम निकल भी गया और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। गिव अप नहीं किया, जहां गिव अप कर दिया वहां तो फिर जैसा पहले चल रहा था फिर वापस उसी में चले जाएंगे, मतलब वहां तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है ना। तो थोड़ा सा देखा जाए, मतलब हो सकता है कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकता है, मतलब अलग अलग जगह से इनपुट्स लिए जाएं, मतलब जैसे भी है वो, बाकी अपने आसपास साथी लोग ऐसे हों, मुझे प्रैक्टिकली मालूम भी नहीं है कि आप कहाँ पर हैं, दिल्ली में हैं, बाहर हैं, जहां पर भी हो वहां पर बाकी जो इस तरह से परस्यू कर रहे हैं साथी लोग, उन लोगों के साथ में इंटरेक्शंस जो हैं वो बढ़ाए जाएं। मतलब मेरे को लग रहा है बाकी भी लोग हर्डल्स महसूस कर रहे होंगे, वो लोग अपने साथ में अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जब लक्ष्य के रूप में इसको स्वीकार, जैसे मैं कई बार इसको ऐसा देखता हूँ, जब हमारे बच्चे छोटे थे, ठीक है, हाँ जी। तो
बच्चे छोटे थे तो क्या हुआ, जो और छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके भी मम्मी पापा जैसे गार्डन, हम अपने बच्चों को लेके गार्डन में गए, है ना, दूसरे भी मम्मी पापा जो है वो भी अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। फिर धीरे से क्या होता है, दोस्ती हो जाती है। अच्छा, तुम्हारा बच्चे का जो है ना, तुम अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखते हो? अरे बच्चा टीवी बहुत देखता है, मैं तो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाता। अच्छा, फिर दूसरा कहता है कि मैं तो ऐसे करता हूँ, तो एक दूसरे के साथ में ना यू एक्सचेंज नोट्स। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा आप ऐसे करते हो, है ना। मतलब इस तरह से नोट्स एक्सचेंज करने से मदद मिलती है। तो वहां पर केंद्र में बच्चा था, तो बच्चे के आसपास इर्द गिर्द जब डिस्कशंस होने शुरू होते हैं तो इट हेल्प। तो यहाँ पर हम जिंदगी को समझना चाहते हैं, अपने को समझना चाहते हैं, और अभी पूरा समझ में नहीं आ रहा, तो बाकी भी जो समझना चाहते हैं उनके साथ में कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस हो, है ना। वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में चर्चाएं की जाएं, है ना। आप क्या करते हो, ऐसे करने से, नोट्स एक्सचेंज करने से मेरे को लगता है दीदी मदद मिले, ठीक है, थैंक यू, है ना। गिव अप ना किया जाए, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण। थैंक यू। ठीक है, तो ये वापस आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, ये अपने में फील कर पाऊं। और अभी भी मैं सुबह से शाम तक, बेशक हम कह दें कि मैं शरीर मूलक विधि से जीते हैं, 100% शरीर मूलक विधि से नहीं जीते हैं। कई बार जिंदगी में, कई बार सुबह से शाम तक घटनाएं होती रहती हैं जब हम शरीर को डिस्कंफर्ट में भी रखते हैं। शरीर को कहते हैं कि भैया तुम इंतजार करो थोड़ा, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट काम करना है। मतलब इन चीजों को बस हम ऑब्जर्वेशन में लाते रहे, ध्यान बना रहे हमारा, कि अभी भी जहां जहां मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, जहां जहां मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज पाता हूँ, ज्यादा महत्वपूर्ण पाता हूँ, वहां वहां शरीर को कंट्रोल रख पाता हूँ, खुद भी ऐसा कर ही रहा हूँ। 100% नहीं कर पाता, 100% नहीं देख पाता, अलग चीज है, लेकिन एक डिस्टिंक्शन देख पाओ कि कहां पर शरीर के मुताबिक में चला और कहां पर शरीर के मुताबिक नहीं चला, अपने में भी देखा जाए, अपने आसपास भी देखा जाए। ये ये स्पष्टता बनना जो है ना, ये करने वाला काम। तो शरीर को जीवन मान लेने पर शरीर के अनुसार चलना होता है ना। जो हमने ये मोटापा और ड्रिंकिंग वाली हैबिट्स और भी इस तरह की चीजें देखी, तो वो शरीर के अनुसार चलना होता है। ये मतलब यही हो पाता है, मतलब जितना ज्यादा भ्रमित होता है, जिसको हम कहते हैं जितना ज्यादा नासमझ है, उतना मैक्सिमम शरीर के अनुसार चलता है ना। शरीर से और इंद्रियों से ही सुखी होने की कोशिश करता है, और उसमें भी संतुलन नहीं बैठा पाता है, शरीर का ही इवेंचुअली सत्यानाश भी कर लेते हैं कई बार। ऐसा भी भ्रमित की भ्रम के जो है वो एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। यही मान्यता का आधार है ना। ये मानने के आधार पर जीना है कि मैंने शरीर को ही जीवन मान लिया है, इसमें जानना कुछ नहीं। होना क्या चाहिए, जीवन को जीवन माना जाए और शरीर को शरीर माना जाए। शरीर को इग्नोर भी नहीं करना है ना। शरीर को भी देखा जाए और जीवन को भी देखा जाए। वो अब भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, क्लियरली देख पाए कि भैया हाँ, ये शरीर के लिए खाना खा रहे हैं। अब उसमें एक टेस्ट वाला एलिमेंट भी आ जाता है, ये मन वाला पार्ट है ना। तो ये जो है, ये मतलब इस चीज को हम क्लियरली देख, जीवन का और शरीर का प्रयोजनों के आधार पर मूल्यांकन होना सहज है ना। दोनों का पर्पस है, तो इनका, इसको जो है वो पर्पस को हम पहचान पाए थे। यदि ऐसा होता है तो मानव चेतना पूर्वक जीना होता है, और नहीं होता तो फिर जीव चेतना के अनुसार जो है जीना बन ही रहा है। तो मानव चेतना के अनुसार जीना होता है तो व्यवस्था में जीना बनता है, ऐसा नहीं हुआ तो अव्यवस्था होगा ही। व्यवस्था में जीने के लिए आवश्यक है कि जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर, शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर हो। शरीर की उपयोगिता है, वो उपयोगिता जो है वो बनी रहे, है ना। तो उसके लिए शरीर का ध्यान रखा जाए। शरीर सुख का आधार नहीं है, ये ध्यान में रहे। तो शरीर की उपयोगिता जीवन अपनी जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए है ना। मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया है। तो मानव शरीर का, जैसे मानव का प्रकटन इस धरती पर हुआ, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है।
मानव का प्रकटन इस धरती पे अस्तित्व सहज व्यवस्था में हुआ है ना। पहले पदार्थावस्था तो है ही, फिर प्राणावस्था आई, फिर जीवावस्था आई, फिर मानव ज्ञानावस्था के रूप में आया। तो मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया है, मानव का प्रकटन जो है वो अस्तित्व सहज व्यवस्था में हुआ है। मानव शरीर बनने के बाद जब शिशु मिलता है तो वो जीवंत रहता ही है ना। बच्चा जो है वो जीवित अवस्था में है। जीवंत शिशु मिलने के बाद हम यह मान लेते हैं कि यह शरीर ही जीवन है। तो ये बच्चा जो है ये जीवन है, तो शरीर के रूप में ही हम मानव को पहचानते रहे, शरीर से ही लगाव हो। थोड़े दिन बाद वो शिशु भी ये मान लेता है कि वो शरीर ही है ना। जीवन वाला पार्ट जो है वो उसकी स्पष्टता नहीं है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने की बात बनी हुई है। इस फसाद से निकलने के लिए अभिभावक को समझदार होता है। ये जो है ये बात मैंने अपनी जर्नी में देख पाया। इस जिम्मेदारी का एहसास जब अपने में हुआ तो ऐसा लगा कि भैया ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट काम है, और ये छूट गया तो मतलब ऐसा लगेगा कि शायद हम जिंदगी में फेल ही हो गए। अगर हम पेरेंट्स के रूप में अपने को देखते हैं, एक बुजुर्ग के रूप में अपने को देखते हैं, तो मैं क्या हूँ ये स्पष्टता हो, है ना। व्यवस्था क्या है, ये न्याय धर्म सत्य की जो बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा समझदारी के अंतर्गत आता है। तो ये जब तक अभिभावक या बुजुर्ग लोग या टीचर्स जो है, बड़े लोग जो हैं, इनको समझदार होना जो है, ये इतनी बात इस पैराग्राफ में। भैया जी एक बार ये जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर एक बार थोड़ा सा एक बार प्रयोजन को स्पष्ट कर दीजिए। तो जिसे कहते हैं ना कि जीवन का प्रयोजन, एक बार जो जिसको हम लक्ष्य कहते हैं ना, हमने शिविर में बात करते ही हैं कि मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य क्या क्या है, ठीक है। तो वो लक्ष्य जो है वो अपने में क्लियर रहे, और फिर ये देखा जाए कि वो लक्ष्य की स्पष्टता हुई है कि नहीं हुई, उस लक्ष्य के अनुसार जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, तो उसी के आधार पर फिर मूल्यांकन होगा। नहीं तो लक्ष्य की स्पष्टता अगर नहीं बनी तो सुविधाओं को ही लक्ष्य मान के चल रहे हैं, है ना, तो वो प्रयोजन जो है वो फिर वो भ्रमित प्रयोजन जो है वो रह गया, उसमें गलतियां हो रही है। तो जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर, ये वाली जो बात अगर आप पूछ रहे हैं, तो मेरा प्रयोजन क्या है ना? मेरा लक्ष्य क्या है, ये अपने में स्पष्टता। तो मतलब मानव सुख धर्मी है। अब ये जब एक बार क्लियर हुआ, मैं ये जो मेरे को, मैं बार बार बताऊं आपको, मैं अपने में देखता हूं तो ये अभिभावक वाली जिम्मेदारी जो है ना, और हम सब भी, आई प्रिज्यूम कि मोस्ट ऑफ अस जो है वो अपने आप को ये अभिभावक के रूप में देख ही रहे हैं। तो मानव का लक्ष्य जो है, या जीवन का जो लक्ष्य है, जिसको हम ये सुख धर्मी कह रहे हैं, तो मानव सुख चाहता है ना? ये सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जो है ये जीवन लक्ष्य के रूप में, जैसे जो है मध्यस्थ दर्शन में रखा, जीवन मूल्य के रूप में रखा भी गया। तो ये हमारे पास में एक शब्द है यहाँ पर, जो पहला शब्द आया सुख, और फिर एक शब्द आता है सुविधा भी। तो ये सुख और सुविधा की क्लियरिटी भी हमको है, कितनी है, इसका हम अपने में मूल्यांकन करते रहे। सुबह से शाम तक हम सुविधाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं और समझने के लिए कितना काम कर रहे हैं, इस चीज की हमारी क्लियरिटी बनी रहे अपने लिए, अपने में, है ना। और इसको हम रिव्यू करते रहे, तो उसी के आधार पर भी अपना मूल्यांकन भी करेंगे, ये कह रहे हैं दीदी। यहाँ मैं इसको ऐसे देखता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। शिशु का शरीर गर्भ में बनता है, उसे कोई ना कोई जीवन चलाता ही है, और जीवन प्रकृति में है ही, है ना। शरीर को जीवन चौथे पांचवें महीने, मतलब गर्भ के, गर्भावस्था के चौथे पांचवें महीने में चलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार शरीर और जीवन का संयोजन गर्भाशय में ही हो जाता है। जीवन शरीर नहीं है, जीवन शरीर को चलाता है। ये जो है ये भाषा बनती है, जीवन शरीर नहीं है, जीवन शरीर को चलाता है, ये वाली भाषा है। यह पहचानने की बात इस प्रकार से है। शरीर, और किस प्रकार से, ये बाबा जी भी अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। शरीर के किसी भी अंग अवयव में
न्याय की, धर्म की, सत्य की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं है। अगर हम शरीर को ही देखें तो शरीर न्याय चाहता हो या शरीर का कोई अंग न्याय चाहता हो, ऐसा नहीं होता। ये भी अपने में एक्सप्लोर करने के लिए इस तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना। हम व्यवस्था की चाहना, धर्म मतलब व्यवस्था, है ना। मैं सत्य सत्य की भी हम सत्य को भी हम समझना चाहते हैं, तो शरीर का कोई अंग जो है वो सत्य समझना चाहता है, व्यवस्था समझना चाहता है, व्यवस्था हो ऐसा चाहता है, न्याय की अपेक्षा रखता है। ऐसा कुछ होता नहीं है शरीर में। तो इस लेकिन फिर भी हम में ये अपेक्षाएं हैं, तो मैं शरीर के अलावा कुछ हूँ, उसमें ये अपेक्षाएं हैं, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं ना। तो ये अपेक्षा किसी भी शरीर के अंग में नहीं है, किंतु हम हर मानव से न्याय व्यवस्था सत्य की अपेक्षा प्रतीक्षा करते ही हैं। इन अपेक्षाओं को पूरा होना ही जीवन की 10 क्रियाओं को प्रमाणित करना है। शरीर को जीवंत रहने के लिए शरीर में जीवन रहना जरूरी है। तो जीवन जो है, शरीर, बॉडी शुड बी अलाइव, उसके लिए शरीर में जीवन का होना आवश्यक है। लेकिन जीवन का काम जो है सिर्फ शरीर को जिंदा रहना ही नहीं करना है, यही इसका मेन रोल नहीं है। जीवन तृप्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, ये शरीर जीवन का मेन रोल है। साथ में वो शरीर को जीवित भी बनाए रखता है, जीवंत भी बनाए रखता है। तो ये दोनों अलग चीज। शरीर को जीवंत भी बनाए रखता है जीवन, लेकिन जीवन अपने में तृप्ति भी चाहता है। तो अपने में तृप्ति चाहना एक बड़ा काम है। मतलब मैं जब तक ये मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट नहीं था, देखो ये हम सब ने भी आत्मा परमात्मा के शब्द हमारे कानों में पढ़े ही हैं बचपन से। तो हम सब ने भी सुना ही है भैया कि वो कुछ आत्मा, मतलब जी मध्यस्थ दर्शन में आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, ऐसा हमारे कानों में पड़ा था। तो आत्मा रहती है तो आदमी जिंदा रहता है, और आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई तो मानव जो है वो मृतक हो गया। तो समहाउ अब मैं अपने में वो पुराने समय में देख पाता हूं कि एक अपने में मान्यता ये बनी हुई थी कि आत्मा का रोल क्या है, शरीर को जिंदा रखना। आत्मा रहती है तो शरीर जिंदा रहता है, आत्मा छोड़ के चली गई तो आदमी मर गया। तो आत्मा शरीर को जिंदा रखती है, ये वाली बात हमारे को पहले से भी क्लियर थी। मध्य दर्शन में बाबा जी ये कह रहे हैं कि जीवन रहता है तो शरीर जीवंत रहता है, तो शरीर को जीवंत रहने के लिए शरीर में जीवन होना जरूरी है। अब फर्क क्या हो गया, जो पहले हमारी क्लैरिटी नहीं थी मध्य दर्शन में आई, कि ये जीवन के रहने से शरीर जीवंत तो रहता ही है, लेकिन शरीर को जीवंत रहने का भी पर्पस क्या था कि मैं जीवन ही हूं, मैं तृप्त रहूं। तृप्त कैसे रहूं? समझदार होकर, जागृत होकर तृप्त। तो ये वाली जो है ये बिल्कुल एक नई चीज है, जो कि पहले कम से कम मेरी क्लियरिटी नहीं थी। आप भी सब अपने में इस चीज को एक्सप्लोर करके देखते रहें, रिव्यू करके देखते रहें कि पहले क्या सुना हुआ था, उसको हमने क्या माना हुआ था, और अब कहां पर खड़े। ठीक है, तो ये शरीर को जिंदा बनाने के लिए, रखने के लिए इसकी जरूरत है, ये अपने में ठीक बात है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। सच्चाई इससे काफी काफी बड़ी है। जिंदा रहने के साथ साथ जीवन ही तृप्त होना चाहता है, जीवन ही सुखी होना चाहता है। तो जीवन अपने से सदा से शिशु काल से मन की 2 क्रियाएं चयन आस्वादन को शुरू करता है, और फिर ये विश्लेषण, तुलन और चित्रण के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखी है। इसको मेरे को लग रहा है कि ये अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अगली बार जब हम नेक्स्ट संडे बैठेंगे, आई एम नॉट श्योर देव भाई, सुनील भाई, मैं आपसे अलग बात कर लूंगा, शायद नेक्स्ट संडे को मेरा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो कैसे करेंगे उसकी हम बाद में एक बार बात कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पठन को पेज 66 के फर्स्ट पेज से, फर्स्ट लाइन से शुरू करना है, आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो है ना जीवन क्रिया के बारे में जो कुछ स्लाइड्स इकट्ठी की थी, उसको रखूं क्या, अगर आप सबको लगे कि उससे मदद मिलेगी समझने में। जी भैया। जी भाई साहब रखें। तो उससे मेरे को लग रहा है कि
ये दिख रही है स्क्रीन आपको? देव भाई जी भैया। दिख रही है ना? जी भैया। ये जो है मैंने नोट्स बनाए थे अपने, तो इसको शुरुआत में मतलब क्या कह रहे हैं कि शब्द से वास्तविकता मतलब जानना है, हमें वास्तविकता समझनी है। तो हमारे भी ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना, परमात्मा, ये सारे के सारे शब्द हमारे पास में पहले से हैं, लेकिन इन शब्दों से क्या वास्तविकता इंगित होती है ये हमारी स्पष्टता नहीं थी। तो इन सब शब्दों से क्या रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं ये हम समझ पाए। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये जीवन से रिलेटेड जो शब्द हैं उनसे क्या वास्तविकता इंगित हो रही है और हम अपने में उसको फील कर पाए, ऐसी हमारी मिलजुल कर कोशिश है। तो जीवन में होने वाली 10 क्रियाएं हैं। जागृत मानव में 10 क्रियाएं क्रियाशील है और भ्रमित मानव में केवल 4.5 क्रियाएं हैं। इस तरह से ये 10 क्रियाएं हैं, 5 लेयर्स में रहती हैं। पहली क्रिया जो है उसको कह रहे हैं आस्वादन। पहली क्रिया जो है, पहली 2 क्रियाएं जो है वो आस्वादन और चयन है। तो इसको जो है ना बिल्कुल सटीक भाषा में कहें तो जीवन के जिस भाग में अच्छा बुरा लगता है उसे मन कहा। ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा लगना बराबर सुख और बुरा लगना बराबर दुख। टू स्टार्ट विद ये वाली भाषा जो है वो यूज कर सकते हैं। हमें अच्छा लगता है ये सुबह से शाम तक काफी बार, बुरा भी लगता है सुबह से शाम तक। तो जो अच्छा लगता है उसको हमने कभी शब्द दिया सुख, और जो बुरा लगता है उसको कहा दुख। 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मुझे एक दरवाजा खोलना है। सॉरी, ठीक है। तो ये जो अच्छा या बुरा लगता है ये जीवन में लगता है, ये कह रहे हैं, है ना। इसको देख पाए कि हमें लगता ये है कई बार भ्रमवश कि शरीर को ही अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है और शरीर को बुरा लगता है तो मुझे बुरा लगता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शरीर का अच्छा बुरा लगना एक अलग चीज है और मुझे अच्छा बुरा लगना ये एक अलग चीज है। तो ये आप सबके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज के रूप में शुरू में हो सकता है। जिस चीज की स्पष्टता ना बनी हो आप अपने में देख पाए कि क्या सुबह से शाम तक जीते हुए ऐसा होता है कई बार कि शरीर को कंफर्ट ना लग रहा हो मुझे फिर भी अच्छा लग रहा हो, या शरीर को कंफर्टेबल लग रहा हो और मुझे बुरा लग रहा हो। मैं ऑफिस में काम करता था जब, अभी तो जॉब वगैरह नहीं करता, काफी बार अच्छा ऐसा देख पाते थे कि भैया बड़े अच्छे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं, एसी भी चल रहा है और डांट पड़ रही है बॉस से, ठीक है। तो शरीर पूरी तरह से आरामदायक स्थितियों में रहता था, खाने पीने का भी पूरा उपलब्ध हुआ, बढ़िया, मतलब अच्छा खाना पीना भी चल रहा होता है साथ में और डांट भी अच्छे से जो है वो पड़ रही होती है। तो ये जो है ये मतलब देख पाए कि शरीर का अच्छा लगना और मन का अच्छा लगना ये 2 अलग अलग चीज। तो कई बार शरीर को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, कई बार शरीर को भी बुरा लगता है मुझे भी बुरा लगता है। ये सिंपलेस्ट वाला काम है ना। मुझे अच्छा लगा और शरीर को भी अच्छा लगा, मतलब शरीर को भी अच्छा लगा और मन को भी अच्छा लगा, शरीर को बुरा लगा मन को भी बुरा लगा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है जहां से पहले ध्यान जाए और इस तरह के इंसिडेंट्स को देख पाए। कितनी बार ऐसा होता है, आई एम श्योर यू विल फाइंड योर इंसिडेंट्स, कि शरीर को अच्छा लग रहा हो और मन को बुरा लग रहा, और या इसका उल्टा शरीर को बुरा लग रहा है, शरीर डिस्कंफर्ट में है और मन को अच्छा। बड़े बड़े बंगलोज में बड़े अच्छे से बेड पे लोग सो नहीं पाते हैं। सो नहीं पाते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मन में चिंताएं ही चल रही हैं अपने अंदर जो है ना। मन विचलित है भाषा यूज होती है, शरीर आराम से है मन विचलित है। भाई जो भी मन में ये अच्छा बुरा लगता है ये तो मोमेंटरी होता है ना शायद। हाँ, तो
तो अभी सिर्फ मोमेंट्री से ही शुरू करें भैया, समझने के लिए, है ना। अभी मोमेंट्री रूप पे भी देखा जाए बेशक, है ना। तो मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैं फिर से आपसे शेयर कर रहा हूँ। शरीर को अच्छा लग रहा है, शरीर कंफर्टेबल पोजीशन में है, और मन को बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मतलब शरीर से अलग भी मैं कुछ हूं, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा फील कर पाऊं, और शरीर डिस्कंफर्ट में है और मुझे अच्छा लग रहा है ना। ये वाली घटनाएं अपने में जितनी क्लियर होती हैं, ये अपने में स्पष्टता बन जाए, तो फिर ये आगे की चीजें समझने में सहायता मिलती है। ऐसा मैं बड़ी क्लियरली अपने में देख पाया। ये इतना ठीक हो गया ये। तो इसको जो है, ये लाइक डिसलाइक कह रहे हैं, जिसको अच्छा बुरा कह रहे हैं, ये मुझे लगता है इसे मन कह रहे हैं। तो ये जो स्लाइड बनी थी यहाँ पर, ये जो मन है, मन में आस्वादन और चयन जो है ये हो रहा है। आशा हमारी सुख की है कि ये अच्छा लगे मुझे, इसके लिए जो है ये हम इसके लिए चयन करते हैं, ताकि मन में सुख का आस्वादन हो। तो 3 प्रकार के आस्वादन है, रुचि मूलक, भाव मूलक और लक्ष्य मूलक। अब जो है ये फर्दर आदरणीय नागराज जी ने हमको यहाँ पर जो है वो पॉइंटर्स दिए हैं कि जो अच्छा बुरा लगता है, ये भी 3 कैटेगरीज में लगता है, इसको भी सब अपने में फील कर पाए। एक जो है वो रुचि मूलक है ना, जिसको इंद्रिय सुख के रूप में कह सकते हैं। एक भाव मूलक, संबंधों में भी हमें अच्छा या बुरा लगता है, और फिर एक तीसरा जो है वो लक्ष्य मूलक, स्पष्टता से। तो ये 3 तरह से, अब सुबह से शाम तक आपको जब अच्छा या बुरा लगे तो फिर से इन तीनों में देखा जाए। तो अब क्या कहा, आस्वादन इस निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धिता के आधार पर भोगते रहना। अब मेन झंझट क्या है कि चाहना निरंतर बनी हुई है और भोगना रुक रुक कर है। ये जो है ये मेन प्रॉब्लम है कि चाहना तो है कि निरंतर सुख मिल जाए, और भोगने से जो सुख होता है वो निरंतर नहीं मिलता है, वो तो रुक रुक कर ही होता है। और ये जो है ये उसी को ही आदमी जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश में ही जिंदगी की कोशिशें लगी हुई हैं। सारी मेहनत जो है वो उसी सुख को मैक्सिमाइज, भोगने के आधार पर जब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सुविधा संग्रह की तरफ जाता है, ऐसा आदरणीय नागराज जी ने। अगली 2 क्रियाएं जो है वो क्या हुआ, तुलन और विश्लेषण। तो इसमें 6 तरह की दृष्टि जो है वो तुलन में रहती है। तुलन और विश्लेषण जो है ऐसे करके रखा वृत्ति में, और वहां पर विचार भी है। और 6 तरह की तुलन में दृष्टि क्या है, प्रिय, हित, लाभ और न्याय, धर्म, सत्य, है ना। ये हम सब ने शिविर किया है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, सबकी क्लियरिटी अपनी है ही। तो भ्रमित अवस्था में पहले 3 दृष्टियां जो है वो ही हावी रहती हैं। प्रिय हित लाभ के अनुसार ही सुबह से शाम तक जीना जो है वो चलता रहता है, और काफी बार लक्ष्य भी जो है वो भी प्रिय हित लाभ के आधार पर ही बनते हैं। जैसे जैसे हम जागृति पथ पर आगे बढ़ते हैं या हमारा इस तरफ ध्यान जाता है, तो हमारा न्याय धर्म सत्य पहले हमें शब्द के रूप में मिलते हैं, फिर हम न्याय धर्म सत्य क्या है इसकी अपनी स्पष्टता बनाते हैं। ठीक है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है ना। फिर अपने जीने में इसको देख पाते हैं, अपनी कमियों को देख पाते हैं, कहाँ कहाँ पर मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है, और फिर धीरे से उस पर काम करना शुरू करते हैं। किसी स्टेज पे जाकर के एक ऐसी कल्पना बनती है कि ये वाला काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हम अपने में देख इतना पाते हैं कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा भी इस पर आगे बढ़ते हैं, उतनी उतनी तृप्ति बढ़ती जाती है। तो एक बड़े अच्छे से अपने में ये एक निष्कर्ष निकलता है कि जितना पाया उतनी तृप्ति, और पाएंगे तो और तृप्ति, ऐसे करते करते गाड़ी आगे चल रही। सबके साथ में मोटा मोटा ऐसा ही हो रहा है। तो तुलन को 2 पार्ट्स में कहा, एक बोला प्रिय हित लाभ और एक बोला न्याय धर्म सत्य। टोटल 6 दृष्टियां थी, प्रिय हित लाभ की दृष्टि भ्रमित अवस्था में, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जागृत अवस्था में। अब परिभाषा संहिता में बड़े अच्छे से लिखा है कि विचार की परिभाषा जो है वो क्या है, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का तुलन जो वृत्ति की क्रिया है, इसे विचार।
तो प्रिय और अप्रिय इसका तुलन रहता है ना। काफी बार क्या रहता है कि प्रिय और अप्रिय में से हम सिलेक्ट तो प्रिय ही करते हैं, लेकिन काफी बारी हमारे पास में जो ऑप्शंस रहती हैं वो दोनों ही अप्रिय ऑप्शंस रहती हैं, तब भी हम अपने में तुलन करते हैं, ऐसा हम अपने में देख पाए। तो दो अप्रिय ऑप्शंस में से जो कम अप्रिय रहती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वो आपने एग्जांपल दिया था वो चोट वाला और टेटनस वाला। एग्जैक्टली टेम्परेरी पेन होगा उससे वो बेटर है। बिल्कुल, है ना। तो इंजेक्शन लगे ये भी अप्रिय है, इंजेक्शन ना लगे और घाव फैलता जाए ये भी अप्रिय है। तो फिर कम अप्रिय जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर साथ में हित वाला भी तुलन चल रहा है भैया, वो एक जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि भी बिल्कुल चल रही है। मतलब तो हम ये सारी चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में देख पाए। ठीक हो गया इतना। तो दूसरे शब्दों में अच्छा लगना मैक्सिमम हो, जो अच्छा लगना सुख कहा था हमने पिछली वाली स्लाइड्स में, और बुरा लगना मिनिमम हो, सारे के सारे विचार इसी के लिए है ना। और विचारों में 6 तरह के दृष्टिकोण है। तो फिर आया अब न्याय धर्म सत्य की बात हो गई है, तो अब न्याय किसको कह रहे हैं? संबंधों में मूल्यों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति, इसको न्याय कह रहे हैं। तो मेरा आप सब साथियों से बार बार ये ध्यान रहता है कि बार बार मैं इसको री एम्फेसाइज करता हूँ और बोलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर लगी थी अपने शुरू के दिनों में, कि जागृति का रास्ता जो है वो न्याय धर्म सत्य के रास्ता है, तो उसका पहला पड़ाव न्याय है। ठीक है। तो ये न्याय की स्पष्टता अपने में, न्याय शब्द अपने आप में पर्याप्त नहीं है। न्याय न्याय रियलिटी के रूप में क्या है? संबंधों में मूल्यों की या भाव की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। तो जो संबंधों के मूल्य हैं, वो जो 18 मूल्य हैं, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, ममता, ये स्पष्टता हमारे को सबको अपने में धीरे धीरे बनानी। मुझे मुझे लंबा समय लगा उसकी उसकी तरफ ध्यान जाने में और फिर उसकी स्पष्टता बनाने में। आप सब अपने में इस चीज को देखते रहें कि ये जो मूल्य हैं उनमें उनकी आपकी अपनी कितनी स्पष्टता बनी है। अभी तक नहीं बनी है तो उस पर काम किया जाए, बनी है तो बहुत बढ़िया। वो वाले मूल्य और फिर ये सुख, शांति, संतोष, आनंद और धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये सारे मूल्यों को जो है वो हमको समझ ध्यान जाए, इसकी स्पष्टता बने, तो हम न्यायपूर्वक जी पाएंगे। उससे कम में न्यायपूर्वक जीना बनता है। ठीक है। तो समझदार व्यक्ति द्वारा न्याय करना दूसरे पर कोई एहसान नहीं है। समझदार व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए स्वाभाविक रूप में न्याय करता है। तो न्यायपूर्वक जी करके मैं मतलब परंपरा में काफी बार जो है ना वो एक इस तरह की बात आती है कि भैया दूसरों की मदद करो, है ना, और वो मतलब दूसरों की मदद करने से जो है ना वो अच्छा रहता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि दूसरों की मदद करने का कई बार वो लिंकेज थोड़ा सा छूट जाता है। यहाँ पर मेरे को बड़े अच्छे से ये क्लियर है कि मदद करना अभी तक वो फिजिकल सेंस में मदद करना था, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, न्याय का मतलब जो है वो सामने वाले को भी हम जागृति पथ पर अग्रसर कर, सभी सभी जागृत हो पाए, सभी अपने को समझ पाए और ठीक से जी पाए और वो भी तृप्ति पूर्वक जी पाए। इस सब से मुझे तृप्ति मिलती है, मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहा हूं, मैं दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये भी एक चीज अपने में, जहां तक ये लगता है कि भैया मतलब कुछ कर रहा हूँ और मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ टाइप, वो मतलब दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो एक बाई प्रोडक्ट है उसका। मैं अपनी तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, ये बड़ी चीज है। ये इसको देख पाना जो है ये भैया जी एक बार मूल्यांकन थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। तो मूल्यांकन जो है ना, ये जो संबंधों में मूल्यों की पहचान है ना। फिर मूल्य, जैसे हम परिवार में विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, स्नेह पूर्वक जीना चाहते हैं,
है ना, ये हमने मूल्यों के रूप में पहचाना। फिर सुबह से शाम तक हम कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं, एक दूसरे के साथ में हमारा परिवार में इंटरेक्शंस भी होता है, उसको कहा संबंधों में निर्वाह, है ना, हमने मूल्यों का निर्वाह करने की कोशिश की। फिर हुआ मूल्यांकन कि निर्वाह कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे कि हम एक दूसरे के साथ में सम्मान पूर्वक परिवार में जीना चाहते हैं, अब मूल्यांकन भी किया जाए कि मैं कर रहा हूं, और ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्य भी सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। क्या सब सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, जी पा रहे हैं, या इस चीज की भनक पड़ती है, या भनक तो नहीं पड़ती, मैं तो काफी बार इसको देख पाता हूँ कि काफी लंबे समय तक ये मामला चलता रहता है कि घर में भी परिवार में लोगों को एक दूसरे के साथ में शिकायत का भाव बना रहता है कि भैया मेरा प्रॉपर सम्मान नहीं हो रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। है ना, तो ये मूल्यांकन है कि हम चाहते तो है सम्मान पूर्वक जीना, मूल्यांकन करके पाया ये कि सम्मान पूर्वक जीना नहीं हो पा रहा, है ना, तो ये भैया मतलब जी, फिर ये मूल्यांकन फिर स्वनिरीक्षण में आ जाएगा। हाँ, स्वनिरीक्षण भी करेगा और दूसरे को भी दूसरे से पूछेगा भी। मम्मी के साथ भी बैठकर देखा जाए, पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ में बैठकर देखें, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बात अगर उनसे हो सकती है, जिस भी एज में है उनसे बात किया जाए कि सब ठीक है ना बेटा, मतलब कुछ, या मम्मी के साथ हाँ भाई सब ठीक है ना, कुछ मतलब ये हम क्लियरली बात कर पाए, मतलब इस चीज को मैं तो उदाहरण देता भी हूँ कई बारी। अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बार बैठे हुए थे, तो ऐसे ही मतलब लोगों के मन में भी कई बार आता है ना कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो कपल्स के रूप में बैठे हुए थे, पति पत्नी 3-4 कपल्स थे। तो फ्रेंड कहते हैं कि एक के मन में आया, चलो यार ऐसा करते हैं, एक दूसरे को ना फीडबैक देते हैं कि कैसा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो एक मित्र कहने लगा कि चलो तुम बताओ, मतलब हमारे बारे में बताओ, फिर दूसरों के बारे में बताएंगे। तो मैंने ऐसा कह दिया कि यार एक बात बताओ, अब मैं जो तुम्हारे बारे में बताऊं, तो तुम्हारी वाइफ भी साथ में ही बैठी है, अपनी वाइफ से ही पूछ लो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो भाई साहब वो एकदम उनको लगा कि ये तो मरवाने वाले हो, उनके मुंह से निकले रहे, भैया मरवाओगे क्या? ठीक है, तो मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं, काफी बार पति पत्नी संबंधों में ये प्रश्न पूछना भी खतरे से खाली नहीं लगता है। ऐसा दिखता है अपने आसपास या नहीं दिखता है? जी जी ठीक है जी जी ठीक है, तो ये सम्मान पूर्वक, ये शब्द हमारे पास में है, मतलब, लेकिन क्या सम्मान पूर्वक जी पा रहे हैं, क्या विश्वास पूर्वक जी पा, मैं काफी घरों में देख पाता हूँ कि कि मतलब एक ही घर में ग्राउंड फ्लोर पे एक भाई रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा भाई रहता है, और कई बार घर से कहीं जाना होता है ना, तो चाबी जो है वो भाई के घर में नहीं देकर जाते, भाई विश्वास पूर्वक नहीं जी रहे, पड़ोस में कोई दोस्त है उसके साथ में विश्वास पूर्वक जी रहे हैं, घर की चाबी दोस्त को देकर के चले जाते हैं कि भैया वो मेड आएगी घर में काम करने के लिए, उसको चाबी दे देना। भाई भाई विश्वास के साथ में नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन अभी तक हमारा ना दूसरे लोगों का मूल्यांकन करने का बड़ा अभ्यास है, वो लोग ठीक से नहीं जी पा रहे, वो लोग ठीक से नहीं जी पा रहे। मध्यस्थ दर्शन का एक सबसे बड़ा उपकार आदरणीय नागराज जी का हमारे सबके साथ में क्या रहा, उन्होंने स्वनिरीक्षण की आदत डाली, भैया अपने संबंधों को देख पाए, है ना, अपनी तृप्ति को देख पाए, तो ये देख पाए, तो काफी बार ये लगता है कि भैया दूसरों के यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, वहां पर वो जब काम करेंगे काफी सारा काम तो अभी हम लोगों को भी करना बाकी है, अपने घरों में भी काफी काम करना बाकी। ये मूल्यों के साथ में जीना जो है, ये न्यायपूर्वक जीना जो है, ये अभी नहीं बन पा रहा है काफी जगह पे। तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा, गरिमा दीदी, इसको मूल्यांकन कह रहे हैं। हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। हो रहा है, बहुत अच्छी बात है,
उसको और सुदृढ़ किया जाए, और मेहनत करके उसको और फर्म अप किया जाए, और अगर नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ पर कमी लिख रही है तो वहां पर काम किया जाए। ये इसको हो जाता है। भैया फिर ये जैसे मतलब जीवन का शरीर के साथ भी मतलब ऐसे हम देख सकते हैं कि क्या मैं खुद के साथ मतलब जैसे शरीर के साथ भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम अन्यायी मतलब मैं अन्याय ही करती हूँ। अच्छा, ओके। जैसे मतलब कुछ भी जैसे खाने का सामान आता है ज्यादा खा लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तो मतलब तो मुझे लग रहा था कि ये वो न्याय जो है वो ना, ये न्याय दो मानव के बीच में है, तो मतलब इसको अपने शरीर के साथ वाली भाषा नहीं बनती है इसके साथ में, ठीक है ना? है भैया। तो न्याय, लेकिन वैसे शरीर का ध्यान रखना तो मतलब आवश्यक तो है ही, और अगर ध्यान जाता है कि नहीं हो पा रहा तो मतलब वही है कि शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा दीदी, अब बहुत कठोरता के साथ में ना पेश आए अपने साथ में, लेकिन इस चीज की तरफ ध्यान रहे कि जीना जो है वो ज्यादा शरीर मूलक हो रहा है या 100% शरीर मूलक हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि शरीर मूलक जीना बंद ही कर देना है। जी अब जिसे कहते हैं कि अब मिठाई पड़ी है तो खाने के बाद में खा भी ली जाए तो उसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और ठीक शरीर है को भैया। डिस्कम्फर्ट है तो भैया पंखा चला लिया जाए, एसी चला लिया जाए, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बैठने के लिए अच्छा सोफा या कुर्सी आरामदायक मिल जाए, कई बार लंबे समय तक बैठना होता है, और आराम से ही बैठा जाए तो ठीक भी है। तो शरीर के साथ में अत्याचार भी नहीं करना है, लेकिन सुविधाओं में ही सुख पाने की कोशिश करनी है। ये वाली चीज जो है ना, ये ठीक नहीं। शरीर का आवश्यकता अनुसार ध्यान रख, इतनी बात पहचान के रखी जाए। साथ तो साथ थोड़ा न्याय बहुत रुचि मूलक चलता है वो चले भी, कोई बात नहीं है उसमें भी। ठीक है भैया। मतलब न्याय फिर मानव का मानव के साथ मानव के होगा, साथ दो तो मानव के इस बीच में ही कैटेगरी में उसको, नहीं हाँ आएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, अपने शरीर के साथ में जो बात हो रही है वो न्याय नहीं कह रहे हैं, तो न्याय उस मानव स्वयं मानव के बीच। व्यवस्था को बोल सकते हैं। हाँ, वो शरीर में व्यवस्था की बात कर सकते हैं, मानव में व्यवस्था। ठीक है भैया। ठीक है, यहाँ पर जब न्याय की बात करें तो ये संबंधों में व्यवस्था की बात हम्म, ठीक है भैया, थैंक उसको भी ये सदुपयोग बोल सकते हैं ना। करें। हाँ, शरीर को पहचान लिए, शरीर का प्रयोजन को पहचान पाते हैं तो फिर शरीर का सदुपयोग कर पाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। धर्म की बात अभी मतलब ये क्लियर हुआ ही हुआ है, मतलब का शिविर में काफी बात हो जाती है, अभी इसको स्किप करते हैं। फिर ये चित्रण क्रिया इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को, क्योंकि अभी ना जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ सवाल भी आए थे कि हमारे लक्ष्य जो है वो कैसे बन रहे हैं और कैसे ध्यान दिया जाए और क्या है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रमित अवस्था में चित्रण क्रिया ही सबसे पावरफुल रहती है, और चित्रण कैसे कैसे बन रहे हैं ये जो है ये देखा जाए एक बार। तो इसको जो है ये चित्रण जो है ये यहाँ पर आया 4.5 क्रिया में। चित्रण जो है मन, वृत्ति और चित्त में राइट साइड में इसको चित्रण को रखा। अब चित्रण में ही तो चित्त में ही इच्छाएं हैं, तो इच्छा को क्या पहचाना, क्या रखा अगर शब्द रखने हो थोड़े से, कि सुखी होने के आधार, बेसिस ऑफ आवर बिकमिंग हैप्पी। ऐसा लगता है कि ये पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये लक्ष्य के रूप में इच्छा जो है वो सुखी कि एक ना लक्ष्य बना के ये हो जाएगा तो उसको करियर के रूप में देख सकते हैं, उसको गाड़ी के रूप में देख सकते हैं, उसको पैसे के रूप में देख सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके से कि ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसको ऐसे करके इच्छा को रखा शब्दों के रूप में, है ना। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अलग अलग जगह से सब आदरणीय नागराज जी के संवादों से और लिटरेचर से, जहां जहां से, और सोम भैया के शिविर वगैरह से जो जो बिल्कुल जिन चीजों से कम शब्दों में अधिक स्पष्टता बनी, वो मैंने अपनी रेफरेंस के लिए कंपाइल किया था, और वो मेरा मन था कि जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं तो आपसे भी शेयर कर लें। तो इस तरह से इच्छा को देख रहे हैं। तो अभी जो है ना, फिर मैंने कुछ जो है ना ये चित्रण हमारे कैसे कैसे बन रहे हैं, और ये मीडिया हमारे चित्रण कैसे बना रहा है। तो ये जो है ये एक सुविधा से सुखी होने के लिए चित्रण जो है ना ये भरमार है हमारे आसपास।
ये सब लोग जो इस डायग्राम में दिख रहे हैं, ये सुखी दिख रहे हैं या दुखी दिख रहे हैं? सुखी दिख रहे हैं। सुखी परम दिख रहे सुख। हैं, परम सुख मिल रहा है। और कैसे सुख मिल रहा है? ऐसा लग रहा है कि भैया ये बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करके आए हैं कहीं से मॉल से, और कितने सुखी हैं। और भैया एकदम से, हाँ जी, यहाँ पे सुखी रहने में और खुश होने में मुझे लगता है थोड़ा सा अंतर है। मुझे खुश दिख रहे हैं ये। कोई बात नहीं, कोई तो वो खुश को ही हैप्पीनेस के रूप में, सुखी के रूप में भी, मतलब देखिए ये सिर्फ शब्द वाली बात है। वो जो खुश है ना, उसको क्षणिक रूप में कह सकते हैं, है ना। क्षणिक सुख को ही शायद आप खुशी कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं गरिमा दीदी, हाँ जी भैया। है ना। तो क्षणिक सुख है वो। मध्य दर्शन में खुशी शब्द को अलग से ऐसा कुछ यूज किया हो मेरे को ध्यान में नहीं है। क्षणिक सुख को ही आप शायद खुशी कह रहे हैं। तो परंपरा क्या कह रही है? हमारे आसपास जो मीडिया है और जिस तरह से समाज है, ये रुचि मूलक आस्वादन और ये इंद्रिय सुख और ये इस सुख को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और ऐसे हमारे चित्रण बन रहे हैं कि ये सुखी होने का आधार है, ये करके सुखी हो सकते हैं। तो एक ये ऐसा, मतलब मेरे को दिखा तो मैंने इसको एक स्लाइड में डाल दिया। ये क्या दिख रहा है? ये भी फैमिली सुखी दिख रही है कि नहीं दिख रही? खुश दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जी, जी भैया। कैसे दिख रहे हैं? गाड़ी लेकर जिंदगी बन गई। ठीक है, तो ये भी सुविधा से सुख वाली बात। ये क्या है? रूप। तो ये वाला जो पिक्चर है ना, हम सब ने लंबे समय से देखा है। ये किसी लैक्मे की या किसी कॉस्मेटिक की एड में आता है, और इसमें ना बड़ा सटल सा मैसेज है। देखिए, एक ही लड़की का चेहरा दिखा रहे हैं, 4 चेहरे दिखा रहे हैं। पीछे सांवला वाला चेहरा है और आगे आते आते गोरा चेहरा हो गया है। ये गोरा वाला चेहरा जो है ना, ये ज्यादा स्माइलिंग है, और जो सबसे पीछे सांवला वाला चेहरा है ना, वो थोड़ा सैड सा चेहरा दिखाया हुआ। जी भैया। अच्छा ठीक है, लगता है सर। तो गोरा बराबर सुख, सांवला बराबर दुख। दुख। ठीक है, तो ये ना, मतलब बम्बार्डमेंट मैसेजिंग जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है हमारे आसपास। और ये देखने की बात है कि मतलब हमारे अपने घर में भी ये कितने गहरे से आ गई है या नहीं आ गई। हम लोग के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और किस किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ही बच्चे, कहीं बड़े तो नहीं हो रहे, और बच्चों तो क्या छोड़े, कहीं बड़े भी कॉम्प्लेक्सेस के साथ में तो नहीं है अपने रूप को लेकर के। नॉट ओनली कॉम्प्लेक्शन, लेकिन किसी की हाइट कम होती है, किसी का, है ना, कई तरह की चीजें जो है वो शरीर में ऐसी रहती हैं जिसका अपने हाथ में नहीं रहता है। तो शरीर मूलक विधि से शरीर के आधार पर जब हम सुखी या दुखी होते हैं, तो मतलब काफी जो है वो, फिर वो एक भ्रमित वाली स्थिति में ही आदमी और परिवार जो है वो अपने आप को पा सकता है। तो ये इस तरह के भी चित्रण जो है वो बन रहे हैं। ठीक? ये ज्वेलरी का ऐड, काफी खुश दिख रही है ये भी, है ना, अच्छी खासी ज्वेलरी वगैरह दे करके। ठीक है, ये भी जो है अपना मौज मस्ती के साथ में हसीन लम्हों को चुरा लो, ये मैसेज जो है वो, लिम्का पी लो और फ्रेश हो जाओ। और काफी काफी, मतलब वो जिसे कहते हैं कि एक एक ऐसा अच्छा लगने वाली स्थिति जो है ये आ रही है। ये एक घर में पति पत्नी का एक ऐसा प्रिल का जो एक ऐड आया था, और इसको जो है ना, ये बीच में बड़ा इसका सटल सा मैसेज है, बर्तन चमके और रिश्ते भी। ठीक है, ये प्रिल का ऐड आप भी थोड़ा ढूंढ के देखें, मतलब इसमें जो ये मैसेज आता है, तो मतलब एक्चुअल में आदमी की चाहत तो रिश्ते चमकाने की ही थी, और पति पत्नी में रिश्ता ही चमके। वो कैसे चमकेगा ये पता नहीं है, तो फिर जुगाड़बाजी क्या हो रही है कि भैया शायद बर्तन गंदे हैं इसलिए रिश्ता भी चमक नहीं पा रहा है, तो बर्तन चमका लो, और फिर वो पति पत्नी भी काफी जो है वो इसमें खुश से दिख रहे हैं, और बर्तन बीच में काफी चमक रहा है, तो रिश्ता भी चमक गया है। ऐसा एक मैसेजिंग जो है वो इसमें आ रही है कि मूल चाहना के रूप में पहचान पाए कि चाहते तो संबंध को चमकाना थे, और एक जो है
कोशिश हमारी वो पहले वाले सारे जितने हमने चित्र दिखे उस तरह की हो, लेकिन काफी बार रियलिटी में मनमुटाव और अपना मूड जैसे है ना घर में पति पत्नी का, वो जैसा ये इस चित्र में दिख रहा है वो ऐसा भी काफी बार रियलिटी में दिखता रहता है कि एक ईस्ट की तरफ देख रहे हैं और एक वेस्ट की तरफ देख। तो ये जो है ये हमारी कुछ क्लिपिंग्स मतलब ये स्टिल्स के रूप में जो है इस तरह से मेरे पास में कुछ अलग से क्लिपिंग्स के वीडियो क्लिपिंग्स एड्स के रूप में भी कुछ चीजें हैं, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, चित्रण क्या है, अभी हमें न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता नहीं है, इसलिए चित्रण भी अधिकतर प्रिय हित लाभ बेस्ड ही। ये इंपॉर्टेंट चीज, हमारी चाहना न्याय धर्म सत्य की है लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता किसकी है? प्रिय हित लाभ की है। तो चित्रण भी अधिकतर प्रिय हित लाभ वाले की, चाहत न्याय धर्म सत्य की है पर इनकी स्पष्टता नहीं। इस अस्पष्टता को हम पीड़ा के रूप में, दुख के रूप में, अतृप्ति के रूप में, अधूरेपन के रूप में महसूस करते हैं। जितना इस अतृप्ति को अधिक महसूस किया उतना हम जागृति पथ पर आगे बढ़ने के लिए पहले से हमारी तैयारी बनी हुई है। ऐसा जो है वो बार बार शिविर में भी कहा जाता है और मैं भी अपने में देख पाया। तो जरूरी नहीं है कि चीजें बहुत खराब हो, लेकिन जितनी भी उनमें इनकम्प्लीटनेस है, जितना भी थोड़ा बहुत भी अधूरापन है, उससे मैं अपने में अनफुलफिल्ड महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि भैया जिस पूरेपन की, जिस पूर्णता की मुझे तलाश थी वो अभी नहीं पहुंची है, उससे मैं पीड़ित महसूस करता हूँ, उससे मैं दुखी महसूस करता हूँ। वो अपने में उस स्टेज तक पहुंचना भी एक उपलब्धि है। ऐसा मैं अपने में देख पाया। आप भी सब इसको अपने में, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लोर करके देख पाए कि चीजें ठीक नहीं है अपने आसपास, उसको ठीक करने की अपने अंदर कितनी तीव्र इच्छा बन रही है, ये अपने में देखने की बात है। न्याय धर्म सत्य समझ में आ जाए और इनके अनुसार चित्रण बनने लगे और हमारी जीने की योग्यता बने, तो इस पीड़ा से, दुख से, अतृप्ति से, अधूरेपन से छुटकारा। ज्यादा पीड़ा जल्दी राह, है ना। समझदारी की यात्रा न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता बनाना। तो अब चित्रण में फिर से क्या कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में 4.5 क्रिया में यह ठीक नहीं है इतना पता चलता है, पर ठीक क्या है इसका उत्तर नहीं मिलता है ना। इसको अपने में बार बार देखा जाए कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये तो पता चलता रहता है भ्रमित अवस्था में, पर ठीक क्या है इसका उत्तर नहीं। तो ये जो है वो जीवन क्रिया में भ्रमित मानव में होने वाली क्रियाएं, उनका जो है वो समराइज करके आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, तुलन में सिर्फ प्रिय हित लाभ और चित्रण, इतने तक जो है ये बात हमने कर ली। तो इतना जो मुझे लग रहा था कि आपके साथ में एक बार शेयर कर लेते हैं। अब बताएं क्या कह रहे हैं दीदी। भैया जी एक बार विश्लेषण थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, देखिए विश्लेषण जो है ना, जो क्या है, अगर मैं इसको हटा देता हूं अभी, तो तुलन जो था, तुलन मेरे अंदर होता है और विश्लेषण बाहर होता है। इसको ऐसे देख सकते हैं गरिमा जी, ठीक है। तो प्रिय अप्रिय मुझे पता चलता है ना। हित अहित का भी निष्कर्ष मैं निकालता हूँ, न्याय अन्याय भी मैं अपने में महसूस करता हूँ। लेकिन जब मैं जीने जाता हूँ तो बाहर जो है ना वो क्या हो रहा है उसके अनुसार जीना होता है, बाहरी दुनिया के साथ में इंटरेक्शंस रहते हैं, वहां पर फिर मैं विश्लेषण करता हूँ। ठीक है, तो विश्लेषण में एक बार मैं साधन भैया ने जीवन क्रिया का एक सेशन लिया था। मैं एक काम करूंगा, आई विल डिग आउट दैट प्रेजेंटेशन। वो साधन भैया का काफी अच्छे से उन्होंने
जो है ना वो उसको रखा, तो उन्होंने जो है ना ये ज्ञान विवेक विज्ञान में विज्ञान वाला जो पार्ट आता है ना, जब हम शिविर करते हैं गरिमा जी और बाकी हाँ साथी जी, भी यार, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें आता है कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी। हम्म, तो इन हाँ जी, तीनों को विश्लेषण बताया। ओके। ठीक है, तो तुलन मेरे अंदर होता है। ठीक है, तो मैं अपने अंदर देख पाता हूँ, जब हमारा ध्यान जाता है कि हाँ मैं प्रिय अप्रिय के हिसाब से तुलन करता हूँ, हित अहित के हिसाब से तुलन करता हूँ, लाभ अलाभ के हिसाब से तुलन करता हूँ, न्याय अन्याय के हिसाब से तुलन करता हूँ। लेकिन जब जीने जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ वहां पर निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना। वहां पर मैं क्रियाओं को देखता हूँ, तो वहां पर मैं क्रिया को समझ पाता हूँ, क्रिया कितने काल में होगी ये समझ पाता हूँ, और फिर निर्णय ले पाता हूँ। तो ये जीने वाले पार्ट पर जाता है, और ये तुलन मेरे अंदर है, विश्लेषण जीने वाले पार्ट के साथ में। तो कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, इसको साधन भैया ने जब वो जीवन क्रिया का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो इसको विश्लेषण रखा। मतलब विश्लेषण से ही हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हाँ, निर्णय तो विश्लेषण से ही करेंगे, हाँ जी, है ना। बाहर बहुत कुछ हो रहा है, उसका भी मुझे विश्लेषण करना है। मेरे अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, उसका भी मैं कुछ करता हूं। तो जो मेरे अंदर हो रहा है उसको तुलन कह रहे हैं, जो बाहर हो रहा है उसको मैं विश्लेषण कह रहा हूं। ठीक है। है ना, बाहर हो रहा है जी, ना, उसके आधार पर भी मैं कुछ निर्णय ले रहा हूं, और मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है, उसके हाँ जी, आधार पर हाँ भी जी, मैं कुछ निर्णय। हाँ जी भैया समझ आ गया। ठीक। मतलब अंदर की स्थिति में भी हम देखते हैं, और बाहर जो जो भी मतलब टाइम डिपेंडेंट या कंडीशन डिपेंडेंट जो जो भी चीजें हो रही बिल्कुल, है, वो तो भी है। वो उनको भी देख, कंटेक्स्ट में लेते हैं। तो दोनों हो मेरे अंदर ही रहा है, दोनों ही जीवन में हो रहा है, ये जीवन क्रिया में ही आ रहा है। विश्लेषण बाहर नहीं हो रहा है, विश्लेषण भी मेरे अंदर ही हो रहा यस है। यस यस ठीक है, यस। लेकिन विश्लेषण के समय कंटेंट बाहर वाला हाँ जी भैया, हाँ जी। है ना। बाहर की घटनाएं, बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना। जैसे काफी बार जो है, मतलब मैं इस चीज को ऐसे देख पाता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल रहता है कि घर में कई बार जो है ना, वो बच्चों ने कुछ पहनना होता है, या जैसे मतलब कोई भी किसी का भी ड्रेस कोड वगैरह है ना, कहीं पर पहनकर कुछ जाना रहता है। तो मुझे कुछ पहनना है, मुझे कुछ प्रिय अप्रिय है, एक तो ये मेरे अंदर चलता है। और काफी बार मैं देख पाता हूँ कि जिसके साथ में जाना है, वाइफ के साथ में जाना है, मम्मी पापा के साथ में जाना है, उनको क्या अच्छा लगता है, या जिस परिवेश में जाना है, जिस सेटिंग में जाना है, वहां पर क्या क्या अच्छा लगता होगा, वहां पर क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या पहन कर जाऊंगा। जैसे हम कहीं पर किसी के यहाँ पे चौथा वगैरह रहता है, तो वहां पर आप भड़कीले कपड़े नहीं पहन कर जाते हैं, हाँ जी, है ना। शादी पर जाते हैं तो एक अलग तरह के कपड़े पहन कर जाते हैं, डेथ पे जाते हैं तो एक अलग तरह के कपड़े पहन कर जाते हैं। ये बाहर की घटना है। अब मुझे भी कुछ प्रिय अप्रिय लग रहा होता है, तो मुझे कुछ प्रिय अप्रिय लग रहा होता है, ये एक इनपुट है। लेकिन बाहर का परिवेश कुछ है, वो एक दूसरा इनपुट है। ये दोनों ही मेरे अंदर ही होने वाली घटनाएं हैं, उसके हाँ आधार जी पर भैया, मैं निर्णय लेता हूँ। हाँ तो जी, विश्लेषण भी मेरे अंदर हो रहा है, तुलन भी मेरे अंदर हो रहा हाँ जी भैया, है। परफेक्ट। ऐसे देख सकते हैं, इसको क्लियर हाँ हो जी रहा है इससे। बिल्कुल, बिल्कुल काफी क्लियर है। हाँ जी, थैंक यू। और बताएं। तो समय हो गया। मेरे को लग रहा है कि आज हम सिर्फ ये 4.5 क्रिया, ये जीवन क्रिया वाला जो था, हमने इसको डिस्कस करते हैं। और फिर कभी फुर्सत में जो है वो आगे वाली क्रियाओं के बारे में भी, इस प्रेजेंटेशन में और भी स्लाइड्स थी 4.5 से आगे वाली, उसको भी हम धीरे धीरे कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी आज जितनी बात हुई उसमें किसी के और कुछ ऑब्जर्वेशन और प्रश्न हो तो बताएं। दिव्य, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी संजीव सर, बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल 1.5 घंटा बहुत जल्दी से बीत गया। लग रहा है कि अच्छा, अभी थोड़ा बाकी और सुनना। बाकी साथियों के रेफरेंस के लिए, दिव्य मेरे पुराने मित्र हैं, हम एक कंपनी में इकट्ठे काम करते थे, HCL टेक्नोलॉजीज में। ही इज नाउ बेस्ड इन USA।
तो कभी कभी इनको टाइम सूट करता है या जैसे भी है, तो मतलब इस टाइम पे इनके यहाँ तो रात होगी, आई एम श्योर। दिव्य, हाँ जी चीजें सर। क्लियर भी हो रही हैं क्या कुछ क्या लग रहा है? हाँ सर, वो थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है तो कुछ मिस हो जाता है, बट Okay. जो सोच मतलब जो आप बोलते हो फिर उसको कंटेक्चुअलाइज करके देखता हूँ तो अच्छा लगता है सर, बिल्कुल, और चीजें क्लियर भी होती हैं, बट पूरी चीज समझने की इच्छा है। तो बिल्कुल है। उसके लिए पूरा टाइम भी लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं पर जो आपके उदाहरण है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं और काम में भी बहुत आते हैं इन जनरल भी, मतलब स्पेशली लास्ट टाइम आपने जो बोला था कि जो किताब में लिखा रहता है और आप एक ऐसे इंसान को देखते हो कि उसने वैसे जी के दिखाया, तो वो ज्यादा प्रेरणादायी होता है वर्सेस किताब के। तो मैं बिल्कुल आपसे बहुत सीखा भी है और बहुत अच्छा भी लगता है आपको सुन के। जी सर, वेलकम। धन्यवाद। आप बिल्कुल साइलेंट में थे, इसलिए जस्ट वांटेड टू, एक तो पता भी नहीं चलता सिर्फ नाम से कि आप वही दिव्य हो या कोई और दिव्य हो, तो नहीं, हाँ, नहीं सर। गुड। और बताएं, और किसी साथी का कुछ प्रश्न हो, कुछ ऑब्जर्वेशन है? विशाल भाई, भुवन भाई, नितेश दीदी, भैया सब साइलेंस रहते हैं, तो भी समझ में आता है, लगता है कि मूड चल रहा है। आपकी आवाज गूंज रही है राजीव भाई, कुछ दोबारा बोलिए प्लीज। भैया सब कुछ स्मूथ चल रहा है। चलो, ओके ओके, ठीक। आज सब स्पष्ट ही चल रहा है, मतलब ये पहले भी ठीक, कवर किया था लास्ट टाइम जब हुआ था, तो ठीक है काफी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। भैया। एक बात बताओ, सेशन स्पष्ट चल रहा है या जिंदगी में स्पष्टता बन रही है? ये दोनों अलग अलग चीज है। नहीं, सेशन की बात कर रहा हूँ, जिंदगी में तो अभी भी उतार चढ़ाव ही चल रहा है। ओके, तो जिंदगी पे फोकस रखा जाए, जिंदगी में स्पष्टता बनी रहे, ये इसका मूल्यांकन करते रहो आप सभी। बाकी हम सब साथ साथ है ही, है ना? तो भैया जिंदगी में भी स्पष्टता बन रही होगी, इसीलिए सेशन भी अटेंड कर इसीलिए रहे हैं। हाँ, या स्पष्टता नहीं बन रही, लेकिन तो नहीं करते ना। हाँ, स्पष्टता नहीं बन रही होगी तो स्पष्टता बन जाएगी, ये विश्वास बन रहा होगा। जी भी। हाँ बिल्कुल, स्पष्टता है तभी लाइक सेशन से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, मतलब समझ में आता है यहाँ पे, मतलब हम्म, कि यहाँ पे आने से फायदा होता है, यहाँ पे जो बातें सुनते हैं वो काफी चीजें कनेक्ट करते हैं और उस हिसाब से ट्राई करते हैं करने का। चलिए, गुड, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अपना आज का सेशन रैप अप करते हैं, ठीक है? फिर अगले संडे का देव भाई बता देंगे जैसे भी करना होगा। भैया जी, रेगुलर भी होती है क्या कक्षाएं कहाँ पर? ऑनलाइन? मतलब आप समझ, रेगुलर भी लेते हैं क्या हाँ सेशंस? रेगुलर, अभी ये कोरोना वगैरह में बंद हो गया, अदरवाइज तो जीवन विद्या के शिविर तो चलते ही रहते हैं दीदी। नहीं, ऑनलाइन। हाँ, अभी ये वाला सेशन तो ऑनलाइन चलता है। ये तो देखिए, मतलब कई साथियों का ऐसा भी रिक्वेस्ट रहता है कि हमेशा शिविर में आना पॉसिबल भी नहीं होता, और ब्रेक्स भी आ जाते हैं बीच बीच में, तो ये एक कंटिन्यूटी तो ये चलती रहे। और जब कोरोना वगैरह नहीं रहता तो शिविर वगैरह होते हैं, मतलब हापुड़ में रहते हैं। तो आप कहाँ पर रहती हैं गरिमा दीदी? भैया अभी तो मैं यूएसए में हूँ। यूएस में है या यूएस से, क्या बोला? हाँ हाँ, मैं अभी यूएसए हूँ, यूएस अच्छा में हूँ। अच्छा, आप, अरे ये तो एनआरआई सेशन हो गया, 2 लोग यूएसए से ज्वाइन किए हुए। ओके ओके, चलो, वेरी नाइस टू सी के इंटरेस्ट जो है वो काफी बढ़ रहा है। एंड आई एम ग्लैड, आई डिड नॉट नो कि और आप तो जो भाषा भी यूज कर रहे हैं गरिमा दीदी, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। मतलब आई एम गेटिंग ए फीलिंग आपने अच्छा गहन अध्ययन किया है, तभी ये वाली भाषा बनती भी है। अभी मेरे को लग रहा है अभी तो समय हो गया है, आपका भी फिर परिचय थोड़ा डिटेल में भी लेंगे गरिमा दीदी अगली बार जब ठीक है साथ में भैया, बैठेंगे, ओके, ठीक है? थैंक यू।
ठीक है, हाँ जी, नमस्ते सभी को, थैंक यू सो नमस्कार। मच नमस्ते। सभी को, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। थैंक यू सर।